give your suggestions in case you want any specific topic to be covered during the eKhel Pathshala, which is brought to you live by Sports Authority of India and Archery Association of India. Our development committee is also involved, so all of us together, the entire top coaches of the country are giving. So I'm very happy to see Dr. Gurung. Dr. Gurung, can you hear me? संजीव सर, गुरुंग सर आ गए हैं सर. So Dr. Gurung, can I request you to kindly start the program? Dr. Gurung, if you can hear me, can I request you to kindly start the program? Welcome the archers, coaches, athletes, officials. मैं बोल रहा हूँ कि फोन पे रहो, वहां से वीडियो आ जाएगा. ये सतदेव जी, डॉक्टर गुरुंग ने लगता है वो फेसबुक पे ज्वाइन किए हैं, इसलिए वो उनको सुनाई नहीं पड़ रहा है. उनको काइंडली बोलिए कि जूम पे आने के लिए, वो फेसबुक पे ज्वाइन किए हैं. डॉक्टर गुरुंग, कैन यू कम ऑन द जूम सेशन? वी आर अनेबल टू हियर यू. तो जब तक डॉक्टर गुरुंग ज्वाइन करेंगे सतदेव जी, जस्ट टू इन्फॉर्म द व्यूअर्स, द कोचेस, द आर्चर्स, आप अपने चैट बॉक्स में यू कैन एटलीस्ट जो भी क्वेश्चंस होंगे आप अपने चैट बॉक्स में डाल दें. हमारी जो टीम है वो क्वेश्चन को पढ़ेगी. हो सकता है कि हम क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाए पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम से, लेकिन हम अगले दिन अपने जो अगला प्रोग्राम होगा, क्योंकि ये 12 डेज चलेगा हम लोग, तो वो अगले प्रोग्राम में जरूर उसको कोशिश करेंगे कवर करने का. एक वीडियो के जरिए, एक ऑडियो के जरिए आप सब लोग हमको रीच कर सकते हैं @sanjeevasingh@tatarealty.in या मेरे मोबाइल नंबर पे 9004368097 या सत्यदेव जी के पास, दोनों में से किसी के पास भी अगर आप ईमेल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, हम लोग आपके क्वेश्चंस को जरूर आंसर करने की कोशिश करेंगे. ललिता मैडम जो हमारी डायरेक्टर हैं अपनी जुड़ी हुई हैं और उनके मार्गदर्शन में ये प्रोग्राम चल रहा है. इसके पहले शिव शर्मा जी के प्रोग्राम में उन्होंने ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम किया. आज ललिता जी जुड़ी हैं और इन्होंने ग्रास रूट पे ले गई, ये एक स्टेप आगे जाके आज ये प्रोग्राम ग्रास रूट पे जा रहा है, जिससे कि जो 8 से 12 साल के बच्चे हैं वो इसका फायदा उठा पाए, उनको बेसिक फंडामेंटल स्टेप्स हम लेके आ पाए. और ये चीज के लिए पूरा प्रधान साहब, हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, हमारे मुंडा जी, किरण रिजिजू जी, सभी लोग जुड़े हुए हैं और सभी लोग का यही कोशिश है कि आपकी जानकारी, जो हमारे टॉप कोचेस हैं, जो हमारे डिफरेंट अकेडमी से जुड़े हैं, वो सब लोग ये आपको जानकारी दे पाए. तो अभी डॉक्टर गुरुंग देख सकते हैं. डॉक्टर गुरुंग, कैन यू हियर मी? डॉक्टर गुरुंग, डॉक्टर गुरुंग, कैन यू हियर मी? डॉक्टर गुरुंग, शायद आपका अनम्यूट नहीं हुआ, इसलिए आप. डॉक्टर गुरुंग, डॉक्टर गुरुंग एक दूसरा वाला आ गया, उसको भी को होस्ट बना दो. तो 2 डॉक्टर गुरुंग है. डॉक्टर केबी गुरुंग, सत्यदेव जी, डॉक्टर केबी गुरुंग को करना है. जी सर, आ गए हैं, लेकिन उनका लगता है ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वो हम लोग का सुन नहीं पा रहे हैं. डॉक्टर गुरुंग, उनको जूम में अगर आप बोल देंगे ज्वाइन करने को, लगता है ज्वाइन तो कर लिया जूम में उन्होंने. अब हेलो यार, काम संजीव नहीं होगे तो हम इनको प्रोग्राम के एंड में ले लेंगे, आप कैरी ऑन कर लीजिए. श्योर, ओके. सो हम सबसे ललिता मैडम से और चंद्रकर जी का पहले तो सभी का अभिनंदन करते हैं. भारतीय तीरंदाजी संघ और भारतीय प्राधिकरण की तरफ से आप सबका स्वागत है. ये eKhel पाठशाला जहाँ पे हम लोग बताएंगे आपको थर्ड मॉड्यूल आज होने जा रहा है. थर्ड मॉड्यूल के बारे में हम आपको अब जानकारी देंगे. हमारे बीच में मिस्टर केबी गुरुंग सर आ गए हैं सर, संजीवा सर. ओके, तो गुरुंग साहब आप काइंडली, हम पहले आपको बता दें कि गुरुंग साहब हमारे बहुत ही पुराने साथी हैं. उन्होंने पिछले 30 सालों से भारतीय तीरंदाजी संघ के साथ जुड़े हुए हैं. वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे सिक्किम आर्चरी एसोसिएशन. सिक्किम में बहुत अच्छे पैदा हुए, जैसे आप जानते हैं तरुणदीप राय, वो खुद वहाँ पे बहुत सारे अच्छे कोचेज हैं अभी वहाँ पे अपने जो जुड़े हुए हैं. मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर केबी गुरुंग को कि काइंडली वो एड्रेस करें हम लोग को. डॉक्टर गुरुंग सर. डॉक्टर गुरुंग साहब काइंडली एड्रेस करें. वी कैन सी यू. वी वेलकम यू टू दिस eKhel Shala program. Dr. Gurung, can you hear us?
Chandukar ji, can you tell him that in case there's some issue, we can. क्या मैं फोन में कांटेक्ट में हूं उनसे, आप कैरी ऑन करो और एंड में उनको ले लेंगे. Ji. So now we'll be starting the program. What we will do is we will be talking about. Can you see the screen, everybody? Sadhdev? जी सर, हमें दिखाई दे रहा है. Okay. So good morning, everybody. Good morning, viewers. Good morning, all the archers, coaches, officials who have joined in this eKhel Pathshala Grassroots Archery Development Program. This is brought to you by the Talent Development and Identification Committee of the Sports Authority of India, along with the Archery Association of India and the Sports Authority of India. So this program is going to talk, today is the third session. We are going to talk about the third module. The third module will be on the third month. So we will go forward. So if you look at the modules, just to new viewers who have joined lately, just to inform them, we have conducted this entire session is of 48 lessons. All the 48 lessons have been combined into 4 weekly lessons into 1 month, which is known as one module. So they are altogether 12 modules, which we'll be conducting in the next 10 days. 2 days have already elapsed. So we have conducted 2, but all the people who have joined, we are going to send you the PPTs so that they can go through it. The live module, the live telecast is available. The recording is available with the Sports Authority of India. They are putting it on the Facebook. They are putting on the YouTube. So you can go and witness what were the last 2 sessions which was held. The topics which we are going to cover will be basically on the technical part. The technical part we will be talking about the coaching aspect, basically the fundamental 10 steps, because that is the base of the pyramid and how do you strengthen that. We are going to talk to you on sports psychology. We'll be having experts like Gayatri ji joining us on sports psychology. On nutrition, we'll have Himani joining on nutrition. On the physical aspects of the training lately, on the cardiovascular and on the circuit training, Nilesh will be joining from the Army Sports Institute. We will be having a bow set of sessions where Richpal, Kuldeep, they'll be joining in to tell us about how to set up the bow, and they will also tell about the various trigger releases which you are going to use. So they'll be coming up next. What we are going to do in the entire grassroots program, we have taken the cadet world champion of the world, which is the Komalika Bari of Jharkhand. She's going to demonstrate through her various techniques, while Purnima Mehto and Dharmendra Tiwari, who have been training them at the Tata Archery Academy, they are going to demonstrate the fundamental steps and what needs to be done on each aspect of the shooting. So we have so far covered 2. Now this is the third module. How are we going to teach you? We'll be showing you a video. We'll be showing you a picture, and also we'll be talking to you on the fundamental theory. So this way we are going to bring you live this entire program. Execution will be weekly classes. So every module will consist of 4 weekly classes. Now you may have a thing that they'll be repeated. So all the 12 days will be repeating the entire fundamental step so that it registers in your mind. Please understand the basic fundamental steps everybody has to remember. So it is very important that it registers in your mind. And in case you have a query, every day since we are showing the steps, both in compound, Indian round and in recurve, so that all of you get registered. And if you have a query, please raise the query at the end of the session. So on to so in the weekly plan, which has been prepared by Rupesh of the project officer, who is a project officer, and also along with Satyadev Prasad. So they have prepared the training and the lesson plan. Lesson plan is being made by Ranjit and his team. So they have prepared that. What we are talking about is for those archers who are basically students. These are students who can study in the morning from 8 o'clock to 2 o'clock. They can come at the practice field at 3 o'clock. We are going to teach them. We should start with teaching them 15 minutes of fitness training. So we took classes in the beginning in the module 1, where we talked about stretching exercises. We talked about other exercises with rubber band, Sida band. We'll again teach you also today, but those are the 5-star training fitness exercises. Breathing and yoga is very important. So we are trying to inculcate in all the boys and girls at a young stage that they learn to breathe. They learn to, because breathing is fundamental to archery. You got to hold your breath for nearly 5 to 8 seconds during a windy condition. So it's important that at least while you from anchor to follow through, it is generally 2 to 3 seconds it takes. So therefore it is important that you have a capacity of 3 times. So if you are holding the breath for 3 seconds at anchor,
you should have 9 seconds capacity in your lungs to hold your breath. Therefore, the breathing is important. Secondly, breathing is important for your fundamental reducing your anxiety. So that's the reason breathing is important. We'll be talking about weekly lesson plan, the 10-step training with the bows, which should be done minimum 45 minutes daily. So while you are in a lockdown situation, look at the exercises, do the exercises with us, and we will train you how to use the bow, how to use the draw, and so what you can do at your home. And then you should definitely cool down. When you warm up, it is important that you also cool down, because if you do not cool down, you will be subjected to injury. So if you look at today's lesson plan, which is from week 56 to 63 days, so every week is consisting of 7 days. We're expecting you that you are training at least, since you are training 2 hours, so you can train all the days. So we'll talk about fitness training. We'll talk about yoga, Surya Namaskar we are going to teach you today. Nutritional inputs, we'll be talking about proteins. Sports psychology, we'll be talking about diary writing. We'll be talking about training the trainer program with the training the rubber, because very important at home you can do it. Then training the bow, with the bow the fundamental stakes. We'll focus on the hook today and the basic target rules of field equipment. So यहाँ पे आइए चलते हैं. Let us see what Shrishti, the Tata Archie Academy cadet, teaches you on the fitness training program, which you can do at home. And I'll request all, please follow the routine which she is doing, because in 12 modules you'll learn what are the various steps she is doing, and learn from Komalika Bari how they are doing it. So over to Komalika Bari and to Shrishti to teach us the 5-star fitness program. Start. Jumping jacks 20 times. Double leg jumps for 10 times. So I request all the archers who have joined, they should also practice the same exercises in their home along with us. They are viewing, she's teaching you how to do it. Side squats. Kindly do it. These are very simple exercises which Komalika Bari and Shrishti are telling you. Sir, video is not playing. Double leg jump. नहीं अभी भी play. I'll just join again. Sandeep, just check. Now see it is playing. Start. अभी चल रहा. Jumping jacks 20 times. So these are simple exercises. May I request everybody to kindly join. Double leg jumps for 10 times. Side squats. तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे जैसे सृष्टि कर रही है आप लोग भी ऐसा करें. इससे आप लोग का फिटनेस मॉर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट है. घर में जब आप बैठे हैं फिटनेस की एक्सरसाइजेस करना. Double leg jump. Walking lunges. Speed walk. बहुत अच्छा आर्चर वंशिका, कल भी इन्होंने बहुत अच्छा ड्रॉ किया था. वंडरफुल. बहुत अच्छा लग रहा है. अगर आर्चर्स करेंगे साथ साथ तो मोटिवेशन भी होगा, बाकी लोग भी सीखेंगे और आप सब लोग इसी तरह से करके फिटनेस बढ़ा सकते हैं अपना. High knee 10 times. Single leg jump.
leg change, frog jump, आजकल में आपका कोर मसल्स, आपके लेग्स, आपके क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, वो सब rest for 10 और seconds. इसीलिए ये सब एक्सरसाइजेज दिखाए जा रहे हैं जिससे आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी इंप्रूव करे, अपर स्ट्रेंथ, लोअर स्ट्रेंथ दोनों ही मसल्स के इंप्रूव कर पाए। Now stepping. Jumping. Complete. तो आपने देखा बहुत सिंपल तरीके से सृष्टि ने आपको आज बताया कि कैसे आप यूज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेज आप घर में कीजिए, आराम से आप कर सकते हैं और डेली हम लोग दिखा रहे हैं जिससे कि आप हर दिन आप सीख सकते हैं और इनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम लेसन 3 जो अपनी प्रोटीन्स के बारे में आज हम सीखते हैं हिमानी मैडम से कि प्रोटीन्स के बारे में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं, आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की दोनों ही इंपॉर्टेंट है और उनसे सीखते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। हेलो आचार्य, कैसे हो आप सब? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत इस ई खेल पाठशाला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हिमानी पुरी, मैं एक डाइटिशियन और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एडवाइजर हूँ। हमने पिछले 2 लेसन्स में ह्यूमन बॉडी के बारे में और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सीखा। लास्ट लेसन में हमने सीखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स से हमें एनर्जी कैसे मिलती है, उसके टाइप्स क्या है और उसके सोर्सेस क्या है। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे प्रोटीन्स के बारे में। तो क्या है ये प्रोटीन्स? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनमें से हमें एनर्जी मिलती है, उसमें से दूसरा है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा ये नाइट्रोजन और कुछ मात्रा में सल्फर से बने होते हैं। तो क्या होता है ये प्रोटीन्स? तो प्रोटीन्स हमारी मसल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन से हमारी मसल्स की डेवलपमेंट होती है और इन्हीं मसल्स से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं और इन ऑर्गन से बनता है हमारा ह्यूमन बॉडी सिस्टम। तो अगर हमारी डाइट में प्रोटीन्स का इंटेक कम रहेगा तो मसल्स डेवलप नहीं हो पाएंगे, मसल्स डेवलप नहीं होंगे तो ऑर्गन डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं होगा और अगर हमारे ऑर्गन डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा तो हमारा ह्यूमन बॉडी सिस्टम जो है वही स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमारे लिए प्रोटीन्स बहुत जरूरी है। इसके अलावा प्रोटीन्स हमारी बॉडी के रिपेयर में भी हमारी मदद करता है। जब हमें जख्म हो जाता है या चोट लगती है तो उसको भरने का काम भी प्रोटीन्स करता है। और यही नहीं, इसके साथ साथ हमारे बाल, हमारे नाखून ये भी प्रोटीन से बने होते हैं। हमारे शरीर की हर एक केमिकल प्रक्रिया या रासायनिक प्रक्रिया प्रोटीन से होती है। अगर बॉडी में प्रोटीन्स नहीं होगा तो हमारा केमिकल प्रोसेसिंग जो होता है ह्यूमन बॉडी का वो भी कंप्लीट नहीं होता। तो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्रोटीन्स। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका मसल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा तो आर्चरी करते समय हमें जो स्टांस मेंटेन करना होता है, हमें एरो शूट करते समय जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है, एरो पुल करते समय हमें जो बॉडी का मूवमेंट करना पड़ता है वो हम ढंग से नहीं कर पाएंगे। और इस वजह से हम कितनी मेहनत करें तो भी अगर मसल्स वीक होंगे तो हम टारगेट तक अच्छे से रीच नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रोटीन्स हमारी डाइट में लेना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है ये प्रोटीन्स एक्चुअली? तो प्रोटीन्स को आप एक दीवार की तरह समझिए। जैसे एक दीवार अलग अलग छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है, वैसे ही प्रोटीन्स बना होता है छोटे छोटे अमाइनो एसिड से। ये अमाइनो एसिड्स वैसे तो नेचर में बहुत सारे नंबर्स में पाया जाता है, पर ह्यूमन बॉडी के लिए जो इम्पोर्टेंट अमाइनो एसिड्स हैं वो है सिर्फ 20। ये 20 अमाइनो एसिड्स में से 11 को हम नॉन एसेंशियल कहते हैं और 9 को कहते हैं एसेंशियल। नॉन एसेंशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारी बॉडी खुद बना सकती है। और जो बाकी के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है ना, वो बॉडी को बाहर से लेने पड़ते हैं। तो बाहर से कहाँ से लेंगे? तो हम जो खाना खा रहे हैं उसमें से हमें वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। और जब ये सारे के सारे 20 अमाइनो एसिड्स इकट्ठे होते हैं ना, तब हमारी बॉडी का एक मसल बनता है और वो मसल आगे जाके हमारे ऑर्गन की डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट होता है।
समझे आप कितना जरूरी है हमारे लिए प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलता है ये हम आगे देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन्स के जो अमाइनो एसिड्स हैं वो दो तरह के हैं, एक है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और एक है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो हमें अमाइनो एसिड्स कौन से मिल रहे हैं उसके टाइप से हम लोग डिसाइड करते हैं कि प्रोटीन्स कितने कौन कौन से तरह का होता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहला प्रोटीन है कंप्लीट प्रोटीन्स, मतलब वो जिसमें से हमें सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। तो कंप्लीट प्रोटीन्स बेसिकली एनिमल ओरिजिन के होते हैं, जैसे कि दूध हो गया, अंडा हो गया, चिकन हो गया, मीट हो गया। इनमें से हमें एसेंशियल नॉन एसेंशियल दोनों ही प्रकार के अमाइनो एसिड्स मिलने वाले हैं और इसलिए हम इनको पूर्ण प्रोटीन्स भी कहते हैं। और दूसरा आता है इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। इनकम्प्लीट प्रोटीन्स क्यों? क्योंकि हमें इनमें से सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं मिलते। नॉर्मली जो प्लांट सोर्सेज होते हैं ना, वो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि दालें हो गई, नट्स हो गए, या अनाज हो गया, या चावल हो गए। इनमें से हमें अमाइनो एसिड्स तो मिल रहे हैं पर सारे नहीं मिल रहे हैं। तो इसीलिए एनिमल प्रोटीन्स लेना हमारे लिए बेटर है, जहाँ पे हम प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो निराश होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास उसके लिए भी एक सोल्यूशन है। तो क्या है हमारा सोल्यूशन? वो है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स, जिनको हम कहते हैं पूरक प्रोटीन। तो अगर आप वेजिटेरियन हो, आप नॉनवेज नहीं खाते हो, तो भी आप आपकी डाइट में से सारे तरह के अमाइनो एसिड्स ले सकते हो। तो कैसे? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 4 सर्कल्स बनाए हैं। एक में ग्रेन्स है, दूसरे में पल्सेस या दालें हैं, तीसरे में ड्राई फ्रूट्स या मेवा आता है, और जो चौथा है उसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आता है। तो मैंने आपको बताया था कि मिल्क में से हमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं, बट अनाज में से कुछ मिलते हैं, दालों में से कुछ मिल रहे हैं और ड्राई फ्रूट्स में से कुछ मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इनको कंबाइन करके खा सकते हैं। कंबाइन करके खाने से जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मुझे अनाज में से नहीं मिल रहे हैं, उनको मैं दालों में से कवर कर सकती हूँ या मैं उनको ड्राई फ्रूट्स में से कवर कर सकती हूँ। इसीलिए जब हम दाल चावल खाते हैं या हम खिचड़ी खाते हैं, तो हमें दोनों में से पूरे के पूरे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिल सकते हैं। या फिर जब हम खीर बनाते हैं, तो खीर में हम चावल डाल रहे हैं, दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, और कभी कभी उसके ऊपर से मम्मी बादाम और काजू भी डालती है ना। तो ये बादाम और काजू, चावल और दूध, ये सब इकट्ठा मिलके बनता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन, जिसमें से हमें सब तरह के अमाइनो एसिड्स मिल सकते हैं। तो इसीलिए हम हमारे डाइट में से भी प्रॉपर बैलेंस में प्रोटीन इंटेक मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप आपके लिए बहुत इजी रहा हो, प्रोटीन्स के बारे में आपको समझ में आया होगा। हमारी अगली क्लास में हम फैट्स के बारे में सीखेंगे, फैट्स के टाइप्स क्या है उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा कि कैसे हिमानी जी ने आपको बताया कि कैसे आप कर सकते हैं। इस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स कि हम लोग जो प्रोटीन्स है और कार्बोहाइड्रेट्स को लेना, क्योंकि बहुत बच्चे क्योंकि ग्रोइंग बच्चे होते हैं, मसल डेवलपमेंट की जरूरत होती है, और मसल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हम लोग लें, इनफ मात्रा में लें। वो भी आपको बताएंगी कि कितने कैलोरीज लेने चाहिए। आने वाले क्लासेस में वो भी दिखाया जाएगा आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे, जिससे कि आपका अच्छा ग्रोथ होगा, मसल बिल्डिंग होगी, फिटनेस करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, आप स्ट्रांग बनेंगे। अगर स्ट्रांग बनेंगे तो तभी आप बो को आराम से खींच पाएंगे। और हमारा कैपेसिटी जो होता है बॉडी का, वो हमेशा बो के कैपेसिटी से ज्यादा होना चाहिए। ये चीज को हमेशा ध्यान में रखें। आइए अब हम चलते हैं। बिफोर हम जाने की सूर्य नमस्कार जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है अगर आपको स्ट्रेचिंग में, और ये चीज योगा जो है हमारे योगा गुरु ने इतना सिखाया है, पूरे देश आज सिखा रहे हैं बाबा रामदेव जी, और हम लोग को भी अपने अकेडमीज, अपने एक्सीलेंस सेंटर्स में, अपने घर पे फिटनेस के साथ साथ योगा जरूर करना चाहिए। क्योंकि योगा से जैसा आपको बोला 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है, काम करते हैं माइंड को, और ब्रीदिंग की कैपेसिटी। ये तीनों ही कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आज में। तो आइए चल के सीखते हैं कि प्राची अपने अब इस समय जब लॉकडाउन के सिचुएशन में कैसे योगा कर रही है और आपको बताती है, जो हमारी यूथ कॉन्फ्रेंस मेडलिस्ट है। नमस्कार, आज हम करेंगे योग और प्राणायाम। तो शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार के साथ। सूर्य नमस्कार हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट लेग से।
इसमें टोटल 12 स्टेप्स होते हैं जिसे हमें आराम से करना है। ये सब आप साथ साथ करें आप लोग। ध्यान देंगे कि सारे आसन को हम कंप्लीट करें और होल्ड करें प्रॉपरली। ये हम 6 बार करेंगे। ऐसे ही हमें ऑपोजिट लेग से भी करना है। अब हम करेंगे प्राणायाम। तो हम करेंगे ब्राह्मरिक। ब्राह्मरिक करने में हम पहले सुखासन में बैठ जाएंगे। आप पद्मासन भी लगा सकते हो। तो हमें अंगूठे को कान पे रखना है, फर्स्ट फिंगर को आईब्रो के ऊपर, 2 फिंगर आंखों पे, हमें दबाना नहीं है, और कानी अंगुली गाल पे। इसमें हमें सांस को लेना है जितनी आप सांस ले सको, और छोड़ते वक्त ओम का उच्चारण करना है। लेकिन ध्यान दें कि आपके दांत सटे हुए ना हो। ये सभी लोग कर सकते हैं, जो भी आर्चर्स, कोचेस, ऑफिशियल जुड़े हुए हैं, आप सब लोग करें, बहुत ही अच्छा रहेगा माइंड को काम करने के लिए। ये हम करेंगे 6 बार। रिलैक्स। हमें आंखों को खोलना नहीं है। तो अब हम करेंगे ओम। ओम में हम हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, सांस लंबी गहरी लेंगे और छोड़ते वक्त ओम का उच्चारण करेंगे। ये भी हम करेंगे 6 बार। रिलैक्स। ध्यान देंगे कि सारा प्राणायाम खत्म होने के बाद हम दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे और अपने आंखों पर लगाएंगे। तो अभी आपने प्राची और धन्यवाद। कोमलिका से सीखा कि कैसे हम अपना योग का ये सिंपल एक्सरसाइजेस थे, आपका ये जरूर करें। आपको जब भी मौका मिलता है, ये आप मॉर्निंग में जब फिटनेस का 5 स्टार फिटनेस का प्रोग्राम के बाद आप इसको करेंगे तो इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा रहेगा। एक तो आपको बॉडी का काम होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, स्ट्रेचिंग हो जाएगी पूरी बॉडी की, और ये आपके सेहत को बनाने में बहुत मदद करेगा। अब आइए चलते हैं, अपने जुड़ते हैं हमारे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट मैडम गायत्री जी जुड़ी हुई हैं, और वो आज बताएंगी आपको कि कैसे हम डायरी राइटिंग कर सकते हैं और उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं मेंटल ट्रेनिंग में। हेलो आर्चर्स, ये हमारा ई पाठशाला का 3रा क्लास है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि लास्ट क्लास में हमने जो सीखा था ब्रीदिंग अवेयरनेस का टेक्निक, वो आप सब हर दिन कर रहे हैं, जिससे कि आपका माइंड स्ट्रांग बनेगा। अभी आज हम एक नया टेक्निक सीखेंगे जिसको हम डायरी राइटिंग कहते हैं। डायरी राइटिंग करने के लिए आपको एक डायरी या कॉपी लगेगी। ये आपकी खुद की होनी चाहिए। ये कॉपी या डायरी आप खुद की रहेगी और यही डायरी में हम साल भर लिखेंगे। तो हमेशा डायरी राइटिंग चालू करते समय पहली पेज पे आपको आपका गोल लिखना है। ये गोल क्या हो सकता है, जैसे मुझे ओलंपिक मेडल जीतना है, या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, या नेशनल चैंपियनशिप जीतना है। आपका जो गोल है वो आपको उधर लिखना है। आपने देखा होगा चैंपियन आर्चर्स को, बाकी के कोई चैंपियन खिलाड़ियों को, हमेशा वो अपने गोल के बारे में बात करते हैं। वो गोल देख के, वो गोल के बारे में पढ़ के वो उनको प्रोत्साहित लगता है और वो मेहनत से वो गोल अचीव कर पाते हैं। वैसे ही आपको भी ये गोल लिखना है ताकि आप वो गोल हर रोज हर दिन पढ़ सके, और पढ़ने के बाद आपको दिन भर वो याद रहे। जब आपको वो याद रहेगा तब आप जब मेहनत करोगे, फील्ड पे जब मेहनत करने का टाइम आएगा, जब एरो शूट करने पड़ेंगे, जब फिजिकल फिटनेस करोगे, तभी आपको
वही गोल याद आएगा और आप उस पे एफर्ट और हार्डवर्क डाल सकते हो। सेकंड चीज ये है कि आपको डायरी हर दिन लिखनी है, और हर दिन आपको गोल नहीं लिखना है, गोल सिर्फ एक ही बार लिखना है। हर दिन क्या लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। वो आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट ये है कि आज आर्चरी की क्लास में क्या किया, वो आप लिख सकते हो। जैसे आपके थॉट्स है, आपको क्या महसूस हुआ वो है, या आपने आज क्या नया सीखा वो है, ये सब चीजें आप लिख सकते हो। सेकेंड पार्ट में आप जैसे वो ब्रीदिंग अवेयरनेस का टेक्निक कर रहे हो हर दिन 5 मिनट, उसके तुरंत बाद आपके मन में जो ख्याल आए, आपको जो महसूस हुआ, जो विचार आए, उस सब का नोटिंग करना है, मतलब वो सब चीजों का लिखना है। अब ये जब चीजें हर दिन लिखोगे तब आप एक सेल्फ अवेयर आर्चर बनोगे। सेल्फ अवेयर बनने से आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपको आगे चलते हुए खुद के बारे में क्या अच्छा है, खुद की कमियां क्या है, उसे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सब पता चलेगा। तो जागरूक बनने के लिए आप लिखो, उससे मन कौशल्य को बढ़ाएंगे, और स्वस्थ मन होगा तो आप चैंपियन बनेंगे। धन्यवाद, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तो आपने गायत्री जी से सीखा कि कैसे इम्पोर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, हम सभी जो चैंपियंस होते हैं, जो हम सब लोग अपना गोल लिखते हैं। आपको अभी से गोल सेट करना होगा, आप क्या बनना चाहते हैं। आप पेरेंट्स जब बात करते हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आप बने, बिल्कुल बने आप डॉक्टर इंजीनियर, उसके साथ साथ आप नेशनल चैंपियन भी बन सकते हैं और आप ओलंपिक में भी पदक जीत सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के साथ आप नहीं कर सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आपके फोकस को मेंटेन करना, आपको टाइम को डिवाइड करना, जिससे आप पढ़ाई पे भी ध्यान दें और खेल पे भी ध्यान दें। अगर आप दोनों पे ध्यान देंगे, आप दोनों में ही सक्षम हो सकते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे हमने पिछले ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम में आपको बताया था वर्ल्ड चैंपियंस के बारे में, और माइकल फेल्प्स क्या बोले थे कि उनको वो गोल तो लिखते ही हैं, लेकिन वो गोल एक ऐसा गोल रहता है जो उनको हमेशा जगाए रहता है। तो गोल जो है वो आदमी को हमेशा निरंतर प्रोग्रेस की तरफ मेहनत करता है, क्योंकि वो जब तक वो अचीव नहीं करता, वो उसका ड्रीम, उसका एस्पिरेशन, उसको रात में भी नींद, मतलब सोने में भी उसको याद आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो वो गोल ऐसा होता है जो आपको निरंतर प्रेरित करता है। वही चीज आपको गायत्री जी ने बताया। अब आइए चलते हैं बेसिक स्टेप्स की तरफ, क्योंकि जब भी आप आर्चरी की शुरुआत करते हैं, आपको बेसिक स्टेप्स को रबर के साथ जरूर करना चाहिए। ये घर में कर सकते हैं। आज आप देखिए पूर्णिमा महतो जो हमारे जुड़ी हुई हैं, धर्मेंद्र पूर्णिमा जो टाटा आर्चरी अकेडमी से, और यहाँ पे प्राची जो यूथ कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट है, आपको बताएंगी कि थीरा बैंड से आप कैसे कर सकते हैं। सभी आर्चर अपना थेरा बैंड ले लेंगे। जो भी लोग इसको आज हम वीडियो को आपको देख रहे हैं, बताएंगे थेरा बैंड आर्चरी लेंगे, की बेसिक अपने घर पे स्टेप्स, करेंगे। जो कि हम ट्यूब के साथ करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा स्टैंडिंग हमें तरफ एक पैर रखना है, और हमारा स्टैंडिंग का चौड़ाई हमारे शोल्डर के चौड़ाई के बराबर रहेगा। उसके बाद हम आएंगे ग्रिप पे। ग्रिप हमें लाइटली पकड़ना है, जैसे हम बो को पकड़ते हैं, हमें स्टिफ नहीं करना है। और हुकिंग हमारा रहेगा 3 फिंगर का। हमें इसी पे एल्बो को स्ट्रेट रखते हुए सेट से सेटअप की ओर जाना है। सेटअप की ओर जाएंगे तो हमारा एल्बो आई लेवल तक रहेगा और हमारा ड्रॉ ज़्यादा अप नहीं रहेगा। उसके बाद हम पुल एंड पुश करते हुए ड्रॉ करेंगे 50-50 प्रेशर देते हुए, और एंकर एकदम जॉ लाइन के नीचे बैठाएंगे। हमारा एंकर एकदम रिलैक्स रहेगा। हमें एल्बो का प्रेशर फील करना है, जो कि अप एंड बैक जाएगा, और हमें बो हैंड को अपने शोल्डर लेवल पे ही रखना है, ना ही ज़्यादा ऊपर ना ही ज़्यादा नीचे। उसके बाद हम फील करते हुए 3 सेकंड होल्ड करने के बाद शूट करेंगे, और शूट हमें उतना ही प्रेशर फील करना है जितना हम बो के साथ करते हैं, ताकि हमारा फील सेम रहे। उसके बाद फॉलो थ्रू डाउन। यहाँ पे फ्रेंड्स आपने सीखा कि कैसे हम लोग ये आप घर में कर सकते हैं, और इसको जितने बार आप करेंगे उतना अच्छा है। तो आपको जैसे हम लोग बोले 45 मिनट्स का आपको मिनिमम ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, आप जब भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके घर में है, या बोर्ड ड्रॉ कीजिए, दोनों में से एक करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब आइए चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे कुंडलिका बारी के जो बेसिक स्टेप्स है, यह आपको पिछले बार भी बताए थे और आज भी बताएंगे और नेक्स्ट 12 लेसन्स में भी बताएंगे, क्योंकि यह आपके मन में रजिस्टर करना बहुत जरूरी है कि फंडामेंटल स्टेप्स क्या हैं। और हर वीक में जब हम आएंगे एक नया चीज के बारे में, एक नए फोकस एरिया को लेके आएंगे। लेकिन आप देखिए कि कुंडलिका क्या करती है, पूर्णिमा में तो उसको एक्सप्लेन करेंगी कि कैसे वो बेसिक स्टेप्स चलते हैं। आज हम बताएंगे आर्चरी के बेसिक स्टेप्स, जो 10 स्टेप्स होते हैं, और स्टार्ट करेंगे स्टांस से। हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा पैर का चौड़ाई और शोल्डर का चौड़ाई एकदम बराबर हो, और हमारा जो कोर मसल है उसे हमें टाइट करना है, और जो थाई मसल है उसे हमें बाहर की ओर रोटेट करना है। ऐसे करने से हमारा लोअर पोर्शन काफी स्ट्रांगली जमीन से जुड़ा हुआ रहता है, और पूरा हमारा बॉडी वेट नीचे की ओर रहता है, और अपर बॉडी एकदम रिलैक्स रहता है। नेक्स्ट स्टेप है ग्रिप। ग्रिप हमारा देखिए, जो हमारा प्रेशर पॉइंट है वो इस जगह पे रहता है, और जहाँ हम ग्रिप पकड़ते हैं, वी करके जो ग्रिप पकड़ते हैं, हमारा जो लाइफ लाइन है वो ग्रिप का लास्ट पोजीशन पे रहना चाहिए। और प्रेशर हमारा एकदम इजी थंब की तरफ रहना चाहिए, थंब हमारा स्ट्रेट रहना चाहिए, और 45 डिग्री के एंगल में हमें ग्रिप पकड़ना है, और बाकी फिंगर हमारा एकदम रिलैक्स रहना चाहिए। हुक। हुक हमारा इस लाइन, देखिए लाइन के थोड़ा सा नीचे पकड़ने से बहुत अच्छा रहता है। आप हुक नॉक के एक फिंगर ऊपर और 2 फिंगर नीचे रखेंगे, और नीचे का फिंगर एकदम रिलैक्स, और थंब फिंगर डाउन नीचे रख के, और हमारा जो रिस्ट है, रिस्ट एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। सेटअप का पोजीशन। सेटअप पोजीशन हमें ब्रीथ लेते हुए सेटअप की ओर जाना है। यहाँ हमारा बो हैंड ऊपर की ओर रहना चाहिए, जहाँ पे हम एमिंग पॉइंट 12 बजे ब्लैक या व्हाइट में रखेंगे, और एल्बो हमारा जो हमारा ड्रॉ एल्बो है वो हमारा आई लेवल पे रहेगा। हमें याद रहे कि ड्रॉ में हमें ब्रीथ आउट करते हुए 60% ब्रीथ को आउट करते हुए 50-50 पुश एंड पुल के मेथड में ड्रॉ करना है। पावर हमारा अपर ट्रेपीजियस मसल से होगा, हमारा फिंगर में एकदम पावर नहीं रहेगा, और इजी ड्रॉ करना है पीछे की ओर। एंकर बैठाते टाइम हमें याद रखना है कि जॉ लाइन के नीचे लाते हुए एंकर बैठे, और हमारा फिंगर रिलैक्स रहे, और ब्रीदिंग यहाँ पे हमारा स्टॉप हो जाना चाहिए। एंकर हमारा एकदम स्ट्रांग बैठना चाहिए, और पावर हमारा एकदम पीछे की ओर मेंटेन रहना चाहिए। एम हमारा ऊपर से नीचे की ओर आएगा, और येलो में स्टॉप हो जाएगा, येलो से नीचे नहीं जाना चाहिए। होल्ड एंड एक्सपेंड। इसमें हमको ध्यान देना है कि हमारा पावर, एक्स्ट्रा पावर ना लगे, हम जो ड्रॉ से पावर लिए वही मेंटेन करते हुए 45 डिग्री में पूरा पावर बैक की ओर चला जाए। रिलीज। अभी हमारा जो एक्सपेंड में पावर था वो सेम पावर लेते हुए हमें रिलीज करना है। रिलीज करते टाइम हमारा फिंगर एकदम रिलैक्स रहेगा, और हमारा एल्बो एकदम डाउन ना हो, और इसे अलोंग द जॉ जाए। देखिए फॉलो थ्रू में हमारा पावर मेंटेन रहना चाहिए, और जब हम लोग रिलीज कर रहे हैं, रिलीज से फॉलो थ्रू में हमारा जो 40% ब्रीथ है उसे आउट हो जाएगा। हमें ध्यान देना है कि हमारा बो हैंड डाउन नहीं होना चाहिए, और हमारा बो जंप भी एकदम स्ट्रेट हो। तो आपने देखा, पूर्णिमा ने एक्सप्लेन किया, कुंडलिका बारी ने शूटिंग करके दिखाया आपको कि जो बेसिक फंडामेंटल 10 स्टेप्स है उसको करना चाहिए। ये हम बार बार दिखाएंगे आपको, लगातार 12 वीडियोस में आपके 12 दिन दिखाएंगे, 12 मॉड्यूल्स में दिखाएंगे, क्योंकि ये एक बार में रजिस्टर नहीं करता। ये इतना आसान नहीं है, आपको लग रहा है क्योंकि ये 4 साल से ट्रेनिंग कर रही है टाटा अकेडमी में, इसलिए इनका कंट्रोल बहुत अच्छा है। ये कंट्रोल को डेवलप करने के लिए आपको हम लोग ने बताया कि फिजिकल ट्रेनिंग करनी होगी, योगा करना होगा, फिटनेस के एक्सरसाइजेस करने होंगे जो 5 स्टार आपको दिखाए आप लगातार, और साथ ही साथ बोर्ड ड्रॉ करने होंगे, क्योंकि ये बोर्ड ड्रॉ जो आप घर में कर सकते हैं, जितना ज्यादा बोर्ड ड्रॉ करेंगे उतना फायदा है। जो टॉप आर्चर्स हैं वो कम से कम
200 से 250 एरो डेली शूट करते हैं। आप शूट नहीं कर पा रहे लॉकडाउन में, लेकिन बो को ड्रॉ आप कर सकते हैं। लेकिन बो ड्रॉ करने के लिए आपको जो बेसिक जो टेक्निक है उसको मत भूलिए, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जब तक आप फॉलो करेंगे, तो जब लॉकडाउन के बाद में मेंटल ट्रेनिंग और अगर बो एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप कर सकते हैं। आइए दोबारा हम दिखाएंगे आपको कि इंडियन राउंड में अगर सेम चीज को इंडियन राउंड में अगर करते हैं तो सिंपी जी एक्सप्लेन करेंगी कि इंडियन राउंड में क्या जाता है। प्रकाश बिरसा मुंडा से जुड़े। आज हम बात करते हैं आर्चरी के। आर्चरी 3 प्रकार के बो के साथ खेला जाता है। पहला इंडियन राउंड, दूसरा रिकर्व और तीसरा कंपाउंड। हम आज बात करेंगे हमारे बेसिक आर्चरी इंडियन राउंड के बारे में, और उसे चलाने के जो बेसिक स्टेप है, जो 10 स्टेप है, उस स्टेप के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला स्टेप है स्टैंडिंग। स्टैंडिंग जो होता है वो आर्चर के शोल्डर के, कंधे के बराबर पैर को फैलाना होता है, और शरीर का जो भार होता है वो 60% आगे और 40% पीछे होता है। हम अपने कोर मसल्स को एक्टिव करेंगे ताकि हम स्टेबल होके ग्राउंड के ऊपर खड़े हो सके, हमारा बॉडी किसी प्रकार का मूवमेंट ना करे और हम स्टेबल खड़े हो। अब हम बात करेंगे ग्रिप। ग्रिप में जो हम देख रहे हैं, ये जो हमारा वी शेप है और इसका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो हमारा प्रेशर पॉइंट होगा, जो हमारे वो बो में सेट करेगा, हैंडल में सेट करेगा। और ये देखिए लाइफ लाइन, ये लाइफ लाइन, इस लाइफ लाइन के और हमारे जो बो के हैंडल का एज है वो वहाँ आपस में कनेक्ट करेगा। लाइफ लाइन के ना तो ज़्यादा अंदर ना तो ज़्यादा बाहर ग्रिप बैठेगा, वो इक्वल बैठेगा। और जो थंब है वो टारगेट की तरफ स्ट्रेट होगा और उस पे, उस एंगल पे 60% का प्रेशर होगा। और बाकी जो फिंगर होंगे जो हमारा ग्रिप का वो होगा 45 डिग्री का एंगल बनेगा, और बाकी फिंगर रिलैक्स। अब हम बात करेंगे हुक। हुक जो हमारा इंडेक्स फिंगर है लाइन से थोड़ा सा नीचे, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर लाइन पे रहेंगे। अब हम हुक करेंगे, एक उंगली एरो के ऊपर और 2 उंगली एरो के नीचे होंगे, और हमारे दोनों फिंगर रिलैक्स होंगे, रिस्ट स्ट्रेट होगा। सेटअप में हम ब्रीथ को लेते हुए सेटअप करेंगे। हमारा जो बोहेंड होगा वो 1-2 के ब्लैक वाइट पे होगा, और हमारा स्ट्रिंग हैंड आई लाइनिंग में होगा, और हमारा लाइनिंग पूरा स्ट्रेट होगा। ड्रो, पुश पुल करते हुए हम ड्रो को एक लाइन में लेके आएंगे। एंकर जो होगा, हमारा जो इंडेक्स फिंगर का पूरा पार्ट है वो पार्ट हमारे जबड़े पे आकर पूरी तरह से बैठेगा, और वो स्ट्रांग बैठेगा। याद रहे कि जब भी हम एंकर बैठाएंगे हमारा एंकर पूरी तरह पैक रहेगा, ना कोई एयर जाएगा ना कोई एयर आएगा। एम जो होगा हमारा 12 o'clock 9-10 के बॉर्डर पे होगा। जब भी हम शॉट करेंगे 12 o'clock 9-10 के बॉर्डर पे ऊपर देखते हुए शूट करेंगे, और हमारा हाथ जो है वो नीचे ना जाए। एक्सपेंशन हम जो ड्रॉ करके आए हैं उसे हम मेंटेन करते हुए, लोअर ट्रिपेजियस टाइट करते हुए शॉट को फिनिश करेंगे, रिलीज करेंगे। रिलीज हमारा स्मूथ होगा और वो कान के नीचे जाके रुकेगा। फॉलो थ्रू, हम फॉलो थ्रू तब तक करें जब तक कि हमारा एरो टारगेट पे हिट ना हो जाए, और हम फिर फीडबैक करेंगे। थैंक तो यू। आपने देखा कि इंडियन राउंड में भी अगर जो बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन राउंड का शुरुआत भारतीय तीरंदाजी संघ ने इसलिए किया था क्योंकि हमारे रिकर्व एंड कंपाउंड बहुत महंगे होते हैं। बच्चों को शुरू में सिखाने के लिए इंडियन राउंड से करने चाहिए। इंडियन राउंड के वो 1000 से 4000 के अंदर में आ जाते हैं, पूरा सेट आ जाता है विद एरोस के साथ, और वो हम कर सकते हैं। अब हम चलेंगे कंपाउंड के लिए। कंपाउंड पे दिखाएंगे कि कैसे कंपाउंड हम शूट करते हैं। सबसे पहले आपको स्टांस के बारे में बताएंगे। जो स्टांस है आर्चर्स का, उसकी चौड़ाई है जो स्टांस की, वो शोल्डर के बराबर होनी चाहिए, प्लस एक पैर शूटिंग लाइन से आगे और एक पैर शूटिंग लाइन से पीछे होना चाहिए। दोनों पाँव पे इक्वल बैलेंस होना चाहिए। हल्का सा बॉडी वेट है जो हम 60% हम
टोज पे रखेंगे और 40% हम हील्स पे रखेंगे। ग्रिप काफी इंपॉर्टेंट है आर्चर के लिए। ग्रिप में सबसे इंपॉर्टेंट है जो एक्यूरेट प्रेशर। इसमें जब प्रेशर पड़ेगा तो थंब रिलैक्स होगा, फिंगर रिलैक्स होगी, प्लस इसका एंगल नकल्स का 45 डिग्री। और ये प्रेशर है जो पिवट पॉइंट पे इस जगह पे प्रेशर आना चाहिए। जब इस जगह प्रेशर आएगा तो थंब रिलैक्स हो जाएगा, फिंगर रिलैक्स हो जाएंगी और प्रेशर एक्यूरेट पड़ेगा। इसका प्रेशर ऑलवेज टुवर्ड्स द टारगेट होना चाहिए और बो को ग्रिप नहीं करना चाहिए, शूटिंग टाइम ग्रिप नहीं करना चाहिए। इसको बिल्कुल रिलैक्स कर छोड़ना चाहिए जैसे ही हम शूट करेंगे। सो ग्रिप बिल्कुल सही जगह प्रेशर डालना चाहिए। इसके बाद हुक रिलीजर हमने हुक यहाँ से करना है, इस तरीके का हुक होगा। हुक में जो इसकी रिस्ट है वो रिलैक्स रहेगी, थंब रिलैक्स रहेगा और स्ट्रेट रहेगा। ये इस जगह से रिलीजर को हुक होना चाहिए। प्लस जब हुक होगा उसके बाद रिस्ट है स्ट्रेट रहेगी और रिलैक्स रहेगी और एंकर आने के बाद 10 to 15 डिग्री इसका एंगल रहेगा। एल्बो स्ट्रेट और टाइट रहेगा। ड्रॉ हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए और जो एल्बो है स्टार्टिंग में अबव द आईज होना चाहिए, सीधा एक लाइन में ड्रॉ होना चाहिए और जो बैक से खींचना चाहिए, कोर मसल से इसको खींचना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में खींचना चाहिए और सीधा स्ट्रेट प्रेशर रहना चाहिए, 50-50 प्रेशर रहना चाहिए और एल्बो बिल्कुल टाइट रहनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन में आनी चाहिए। एंकर में पीप है जो बिल्कुल आइज के सामने होगी। स्विंग है, हैंड का 10 to 15 डिग्री एंगल होगा, बैक टाइट होगी, प्रेशर होगा बैक पे। एल्बो है जो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी और टाइट रहेगी और दोनों का प्रेशर ग्रिप और एल्बो का 50-50 प्रेशर रहेगा और बैक इसमें टाइट रहेगा। रिलीज बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए और बैक मसल से होना चाहिए और टाइट होना चाहिए। रिलीज एक नॉर्मल प्रोसेस है शॉट के बाद जो होता है, तो इसमें आप बैक पूरी टाइट रखोगे और मसल्स को कोलैप्स नहीं होने दोगे और बिल्कुल बॉडी के साथ ही रिलीज करोगे। फॉलो थ्रू में बो है जो स्ट्रेट निकलना चाहिए और बो हैंड नीचे नहीं आना चाहिए और बॉडी कोलैप्स नहीं होनी चाहिए। प्लस नेक है टुवर्ड्स द टारगेट रहेगी और जो ब्रीथ है 40% ब्रीथ रहता है जो बॉडी में, वो रिलैक्स होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि सुरेंद्र जी जो हमारे पंजाबी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, उन्होंने कैसे बताया कि परनीत कौर जो उनकी ये SGFI की मेडलिस्ट है वो कैसे कर रही हैं। अब हम आपको हुक के बारे में बताएंगे और अब जो नेक्स्ट है हुक में अगर आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। So for all my viewers who are looking and who don't understand Hindi, let me tell you that hook is a very, very important part of the entire. So we'll be focusing on the hook today. Purnima and Komlika Bari will be explaining you, but if you look at the pictures, you can see the position of the fingers. 2 fingers are below the knock, 1 finger is above the knock. They're not touching. They have to be the top finger has to be slightly above the knock. It should not be pinching, because if you hold it very strongly and if you try to press it, then you will be pinching the fingers, and therefore what will happen is the arrow will not move into the direction. May I request somebody is trying to create a, can I request Lalita madam and Satdev to ensure that nobody is trying to annotate. Somebody is trying to annotate, that is not correct. May I request all the viewers that to see annotation, because it is disturbing while we are playing. Somebody is trying to play around with the annotation. So can I request Satdev and the IT team at there not to allow annotation? Okay, sir. So we were just discussing on the part of the hook. So what is important is that we need to understand that hook is very, very important for us, and therefore, sorry.
So in the hook, what is important is the first finger generally has 30% pressure, the middle has 50, and the ring finger has 20% pressure. So when you are the hook, if you look at the wrist, this has to be straight. So that is what they're going to explain to you, that how the wrist, this has to be very relaxed, and the best way to do it, you take the anything, if you are carrying a small bucket, if you are carrying, and if you relax, you will come to know how to relax. So here you are seeing in the picture that somebody is pushing the bow down, and while you are putting and you are relaxing, so you will come to know how to relax the finger. So let us learn from Purnima and Komlika how to do the hooking part. आज हम बताएंगे आपको हुक के बारे में। देखिए हुक हमारा किस जगह पकड़ना है। ये जो हमारा लाइन है वो लाइन से थोड़ा सा नीचे पकड़ना है, क्योंकि लाइन में अगर हम लोग पकड़ते हैं आगे जाके जब हम लोग ज्यादा एरो शूट करेंगे तो पेन करेगा, इसलिए हमें लाइन में नहीं पकड़ना है, थोड़ा सा नीचे पकड़ने से बेटर होता है। जब हम लोग हुक पकड़ते हैं तब हमारा एक फिंगर ऊपर और 2 फिंगर नीचे रहता है। हमारा थंब फिंगर नीचे की ओर रिलैक्स रहता है और हमारा जो लास्ट फिंगर है वो एकदम थोड़ा सा मुड़ा हुआ और रिलैक्स रहता है। इसमें हमारा रिस्ट पोजीशन एकदम स्ट्रेट रहेगा, बाहर की ओर एकदम नहीं रहेगा। जब हम लोग प्रेशर देंगे सबसे ऊपर में 30, फिर 50 और फिर करने का कोशिश करें। पर इसमें देखना पड़ता है क्योंकि सबका फिंगर अलग अलग होता है, इसलिए जिसका अगर लास्ट फिंगर रिंग फिंगर थोड़ा छोटा होता है और स्लिप करने का डर रहता है तो हम प्रेशर देते हैं सबसे ऊपर वाले फिंगर में 60, फिर 30 और फिर 10। और इस प्रेशर में ड्रॉ करने से जब आप ड्रॉ करेंगे तब आपका एंकर एकदम सॉलिड और स्ट्रांग बैठता है। अगर ऊपर का फिंगर में आपका प्रेशर 60% रहता है, जब आप एंकर करते हैं तो जो आपका पावर ट्रांसफर होता है वो बहुत अच्छी तरह से होता है और एकदम एंकर सॉलिड बैठता है और बाकी फिंगर आपका एकदम रिलैक्स रहता है और थर्ड फिंगर एकदम नहीं स्लिप करता है। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट जिसका नीचे वाला फिंगर छूट जाता है या फिर फिसलने का डर रहता है, ऐसे करने से बहुत अच्छा रहता है। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि कैसे हम लोग को हुक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उन्होंने 2 चीज बताया था। एक तो उन्होंने बोला कि कभी कभी हमारा जो थर्ड फिंगर होता है अगर मेरा ज्यादा उस पे होल्ड नहीं रहता तो हम फर्स्ट 2 फिंगर्स पे ज्यादा लोड ले सकते हैं, पर कोशिश कीजिए तीनों का हुक जो आप देख रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया था जो फर्स्ट फैलेंज के नीचे में वहां पे आपका रहना चाहिए। आप ये देखिए सिंपल अपने घर में कर सकते हैं कि कैसे हुकिंग करनी चाहिए। ये छोटा सा चीज है, खुद सेल्फ कीजिए। अगर बो नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। एक उंगली लगाइए, हुक कीजिए और फील कीजिए कि कैसे आपका रिलैक्स्ड है और कैसे आप उसको एंकर पे ला रहे हैं और कैसे आप उसको रिलीज कर रहे हैं। तो ये चीज को आप घर में कर सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द आर्चर्स दैट व्हाइल दे आर व्यूइंग दिस वीडियो, प्लीज ट्राई इट आउट. Please try with bow without not pulling much. Even with the bow you can do it so that you can feel. And if you have any difference, any questions to ask, we will definitely answer you. So this was the first weekly lesson. As I mentioned, we'll be talking about one aspect of the coaching here. So along with the basic fundamental steps, we talked about hook. Now in the next week, we are going to talk about another aspect, but before that, we are going to talk to you about what are the various field equipment which are used. And let us learn from Sonal, who has joined from, who is a judge and joined from Maharashtra, that what she is going to tell us. नमस्कार दोस्तों, पिछले सेशन में हमने आर्चरी सेफ्टी रूल्स और आर्चरी के ड्रेस रेगुलेशन के बारे में जाना था। आज के इस सेशन में हम आर्चरी ग्राउंड में कौन कौन से फील्ड इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट होता है और उनका क्या क्या यूज होता है वो हम देखेंगे। आर्चरी ग्राउंड का सेटअप करने के लिए हमें सबसे पहले टारगेट बटरेस और टारगेट स्टैंड का रिक्वायरमेंट होता है। टारगेट बटरेस यानी जिसके ऊपर हम टारगेट फेस लगाकर शूटिंग करते हैं। आप राउंड या टारगेट बटरेस, स्क्वायर टारगेट बटरेस का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन टारगेट बटरेस का साइज इतना बड़ा होना चाहिए ताकि जो एरो स्कोरिंग जोन से जस्ट मिस हो रहा है वो टारगेट बटरेस पर ही हिट हो। सेकेंड, आप जब टारगेट बटरेस सेट कर रहे हो तब उसका एंगल आप वर्टिकली 10 to 15 डिग्री पर सेट करें ताकि सारे टारगेट्स जो है वो कंपटीशन के या प्रैक्टिस के दौरान एक जैसे दिखे। आप जब भी टारगेट फेस बटरेस पर लगा रहे हो
तो टारगेट पिन किसी भी स्कोरिंग जोन में ना लगाए। अब हम जानेंगे टारगेट स्टैंड के बारे में। टारगेट स्टैंड आपको वुडन या आयरन से बने हुए दोनों ही अवेलेबल होते हैं, लेकिन यहाँ मैं वुडन स्टैंड को रिकमेंड करना चाहूंगी ताकि किसी भी आर्चर का एरो अगर स्टैंड पर लगता है तो वो एरो डैमेज ना हो। आप इन स्टैंड में व्हील्स भी लगा सकते हो ताकि आर्चर्स इसे एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पर इजीली मूव कर पाए। नेक्स्ट, टारगेट फेसेस। हम 3 प्रकार के टारगेट फेस यूज करते हैं। इसमें टारगेट फेस 122 सेंटीमीटर का जो रिकर्व राउंड और इंडियन राउंड के लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है। दूसरा टारगेट फेस 80 सेंटीमीटर जो इंडियन राउंड की शॉर्ट डिस्टेंस के लिए स्कोरिंग के लिए यूज होता है। और तीसरा जो है वो 6 रिंग टारगेट फेस जो कंपाउंड राउंड के स्कोरिंग के लिए यूज होता है। इसके अलावा आर्चरी ग्राउंड में और भी छोटी छोटी फील्ड इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। इसमें टाइम कंट्रोल इक्विपमेंट होते हैं। जब आप शूटिंग के वक्त टाइम कंट्रोल करते हो तब आप व्हिसल, लाइट बॉक्स या डिजिटल क्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट, टारगेट पिन जो टारगेट फेस बटरेस के ऊपर हम फिक्स के लिए यूज करते हैं। फ्लैग, ये हर बटरेस के ऊपर हम लगाते हैं ताकि आर्चर को विंड डायरेक्शन का पता चले। नेक्स्ट, नंबर प्लेट, इसे भी हम टारगेट बटरेस के ऊपर या नीचे टारगेट बटरेस के बीच में लगा सकते हैं और ये हमें 2 पेयर में लगता है। और इसका जो दूसरा प्लेट है वो हम शूटिंग लाइन और 3 मीटर लाइन के बीच में रखते हैं ताकि आर्चर जो है वो सही टारगेट के सामने खड़ा है या नहीं वो आइडेंटिफाई कर पाए। इसके बाद स्कोर बोर्ड भी हमें लगता है जो आर्चर का स्कोर दर्शाता है। विंड सॉक्स, ये भी आर्चर को विंड डायरेक्शन के बारे में पता करने के लिए हेल्प करता है। और जो नेक्स्ट है वो ब्लाइंड्स, ये 1-to-1 मैच के वक्त जो ब्लाइंड्स है ये आर्चर्स के जो एजेंट्स होते हैं, एरो पुलर्स जो होते हैं और टारगेट जज जो होते हैं उनके लिए यूज होता है। तो दोस्तों, ये सारे इक्विपमेंट्स आपके पास फील्ड सेटअप करने के लिए होने चाहिए और आप हर रोज के प्रैक्टिस में इसका इस्तेमाल भी करें। थैंक यू। So आपने देखा friends, today we talked to you about the field equipment and Sonal talked to you about what are the various equipment which we are using in the field. So hope this is also important for you to learn. Now coming to the next week, as we said, the weekly plan remains the same. There's no change in the weekly plan. Daily you'll be coming, you'll do the fitness training, the breathing, the lesson plan, the 10-step training and the cooling down. Similarly, if you look at the lesson for that day, the fitness will be there. So you'll be doing 15 minutes of fitness, yoga exercises, nutritional input will be constant for the whole month. So every month we are going to come up with a new aspect. So sports psychology, training with the rubber. So therefore you saw the fitness training, which you need to continue doing. You need to do the yoga part. You need to listen to the proteins and you need to take the proteins. You need to look at the diary writing, what you're doing, setting your goals. You're talking about the basic steps which we did with the rubber, TheraBand. So that you also did. We also talked about the fundamental steps which we did with the Komlika taught you, then Simpi taught, then Pandit said. So all the 3 coaches from Punjab, Jharkhand, and they joined together to explain you that. Now we are going to take another topic for this week, which is the second week of this 3rd month, when we are going to talk to you about anchor plates. So here you will see what Purnima will teach you how to use the separators and the anchor plate. आइए आज बताते हैं कि हम एंकर प्लेट क्यों लगाते हैं और फिंगर टैप कैसे यूज करते हैं, कौन सा फिंगर टैप क्यों यूज करते हैं। बहुत तरह का फिंगर टैप होता है। जैसे कि देख रहे हैं इसमें एंकर पैड लगा हुआ है और ये सेपरेटर है। सेपरेटर थोड़ा सा मोटा लगा हुआ है। इसमें मोटा क्यों लगा है? क्योंकि इसका फिंगर टच करता था नॉक में, इसलिए हम लोगों ने इसे थोड़ा मोटा लगाया है। मोटा किए हैं, ऊपर में थोड़ा सा एक लेदर देके उसको एक टेप से रैप कर दिए हैं और वो ताकि वो इजी एंकर बैठा सके और नॉक टच ना हो। और एंकर पैड हमको लगाना क्यों है, क्यों लगाते हैं? क्योंकि देखिए इस लड़के का जो जॉ है ये थोड़ा सा फूला हुआ है। जब भी ये एंकर बैठाता था
चला जाता था, इसलिए हमने एंकर पैड लगाया। एंकर पैड आपको ये स्क्रू इसे आपको एडजस्ट करना होता है और आपको ध्यान देना है कि अगर आप किस जगह पे ये स्क्रू रखे हैं और बच्चे का ज़्यादा टच ना हो, उसे गड़े नहीं, इसलिए आप यहाँ मार्क करके रखना चाहिए। और मार्क करके इसलिए भी रखना चाहिए ताकि कंपटीशन में कभी जाते हैं ऊपर नीचे हो जाता तो इसमें साइड भी बहुत ऊपर नीचे होता है, इसलिए आपको ये एंकर पैड में मार्क करके रखना चाहिए। देखिए अभी एंकर पैड लगाने के बाद वो एंकर करेगा और वो उसका कितना सॉलिड एंकर बैठेगा आप एक बार देखिए। देखिए कितना अच्छा से सॉलिड एंकर बैठा है, पूरा जॉ टच है, फीलिंग भी बहुत अच्छा है, इसका रिलैक्स है, फिंगर एल्बो मेंटेन है। देखिए So आपने देखा friends, today what we did was that we were able to see that the anchor plate and the separator both are very important element. So what you need to do is that these two elements are important and you need to ensure that you can use, if you don't know, if you have a problem of because the hand should be very closely behind your jaw, beneath the jaw. So if it is beneath the jaw, you will have a very solid anchor. So many times what happens is that you don't have a very solid anchor. So for that, you need to ensure if it is slipping upwards, then you have to ensure that you're using an anchor plate. Now, this is the second week which we talked about. Now, in the third week, everything will remain the same. Only now what we are going to talk to you about is the next step, which is the setup part. So now let us see. This setup is very, very important because while you are setting the bow, then it is at 45 degrees when you are putting everything there. And then what happens is you are trying to raise the bow up. So therefore, now we will learn from Purnima what to do in this case. आज हम बताएंगे सेट और सेटअप के बारे में। सेट में देखिए हमारा पोजीशन थोड़ा ग्रिप में थोड़ा सा प्रेशर और 45 डिग्री का एंगल में हमें रहना चाहिए और हमारा रिस्ट जो हुकिंग का रिस्ट है वो एकदम रिलैक्स रहना चाहिए। इसमें हमें ध्यान देना है कि हम पूरा ब्रीदिंग लें और जब हम सेटअप पोजीशन में पहुंचे तब हमारा बो हैंड एकदम ऊपर, थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए, जो कि आपका साइटर आपका ब्लैक या वाइट की तरफ रहेगा और जो ड्रॉ हैंड एल्बो है वो एकदम आई लेवल में रहेगा और एकदम रिलैक्स और स्ट्रेट रहेगा। तो आपने देखा कि this is very, very important. The setup is important because you need to raise the bow. When you are raising the bow, always check your string alignment. That is very important. You need to rotate the shoulder in the bow hand. Basically, if you look at when we were teaching you about Brady Ellison, we said how the core is fixed and then you turn to rotate and therefore you are trying to start the bow. This is the start of the position of the draw. The side position, as they said, was above the center. So this is depending upon every archer will be having a different. So some people will put it in black, some people put it in the blue. So depending upon which is more comfortable and how time you are taking to come to anchor. So what is based on that, you will accordingly position your aim in the start and then you bring it by the time you come to anchor. It is just hovering in the yellow. So that is very, very important, the setup part. Now we come to the next part which we are talking about is, but always one thing, one basic problem which I have been seeing in many of the archers when I see them during shooting, that they are moving the head. Please understand, when you're seeing the setup position, when you're seeing the anchor, all the top archers of the world, they don't move their head. So when you are bringing, it is basically today in the biomechanically setup, you have to draw in a horizontal plane and come to anchor just below the jaw without moving your head. So many times I feel boys moving their head to come to the no. It is the string which has to come to your anchor, not the head which has to move to the anchor. तो आपको सर को मूव नहीं करना है, सर को स्ट्रिंग की तरफ नहीं ले जाना है, स्ट्रिंग को सर की तरफ लाना है और वो नीचे से जब लाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपका सेट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप ड्रॉ कर रहे हैं इस चीज पे ध्यान रखें कि बॉडी का जो पोजीशन है, जो टी स्टैंस का है, मूवमेंट जितना कम होगा उतने अच्छे आप आर्चर बनेंगे। अब हम नेक्स्ट मंथ के नेक्स्ट उस पे आते हैं। नेक्स्ट जो वीकली लेसन में जो हम बताने जा रहे हैं वो है लास्ट जो वीक थे, वो है अबाउट
नॉकिंग पॉइंट। तो नॉकिंग पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि कैसे नॉकिंग पॉइंट बनाया जाता है। ये चीज सीखना चाहिए बच्चों को और अपने से बनाना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे नॉकिंग पॉइंट कैसे बनाया जाता है। नॉकिंग पॉइंट बनाने के लिए हमें एक एरो, डेंड्राइट, थ्रेड, कटर, मार्कर और एक छोटा सा कटा हुआ स्ट्रिंग थ्रेड और एक बो स्केल की जरूरत होती है। जिसका नॉक लूज होता है वो अपने सर्विंग थ्रेड पर थोड़ा सा स्ट्रिंग थ्रेड बांध सकते हैं। अभी हम दिखाएंगे कि हमें स्ट्रिंग थ्रेड कहाँ बांधना है। हम वहाँ पे मार्क कर लेंगे। हम बिल्कुल एक के एक बराबर में स्ट्रिंग थ्रेड को लपेट देंगे। हम एक नॉट बांध देंगे जिससे कि ये एकदम टाइट बन जाए। बचा हुआ थ्रेड हम कट कर देंगे। जहां आपको नॉकिंग पॉइंट बनाना है वहां आप मार्क कीजिए, थ्रेड लीजिए और जहां आपने मार्क किया है वहां उस थ्रेड को बांधिए। थोड़ा सा डेंड्राइट लगाएंगे। अभी रोल करना स्टार्ट करेंगे। राउंड राउंड आप रोल करते जाएंगे और लास्ट में आप उसे लॉक कर देंगे। बचा हुआ धागा कट कर देंगे। अभी एरो लगाएंगे और ऊपर वाला पार्ट बनाएंगे। सेम हम थ्रेड को तोड़ेंगे, जो हमने पहला वाला भाग बनाया था उतना ही धागा अभी लेंगे और उस पर थोड़ा सा डेंड्राइट लगाएंगे। और अभी रोल करना स्टार्ट करेंगे। और बाद में हम एक नोट बनाएंगे।
हुआ धागा काट देंगे। और बाद में हम नॉकिंग पॉइंट के ऊपर थोड़ी सी डेंट लगाएंगे ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहे। नॉकिंग पॉइंट तैयार है। अगर आपका नॉकिंग पॉइंट टाइट है तो आप नॉकिंग पॉइंट के बीच में वैसलीन या वैक्स लगाकर यूज कर सकते हैं। तो आपने फ्रेंड देखा कि नॉकिंग पॉइंट कैसे बनाया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपके शूटिंग का, ये बहुत बारीकी से बनाई जाती है और उम्मीद करते हैं कि सभी आर्चर्स अब अपना सीख लिए होंगे और इस चीज को कर सकते हैं। तो इन्हीं के साथ मेरा जो वीकली का जो ये प्रोग्राम था मॉड्यूल 3 जो कि हमारा 3rd मंथ का था वो अब खत्म होता है और हम क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए रेडी है। कोई भी अगर क्वेश्चन आंसर है काइंडली पूछे। हमारे जो एक्सपर्ट पैनल है यहाँ पे पूर्णिमा है, रिशपाल है, कुलदीप है, सब वो आपका ब्रिजेश, इन लोग आंसर करेंगे जो डिफरेंट कोचेस हैं डिफरेंट सेंटर्स के। तो सत्यदेव जी, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली आस्क द क्वेश्चन प्लीज। जी सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक चीज सभी आर्चर और पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे घर पे शूटिंग कर रहे हैं वो जो आर्चरी के सेफ्टी मेजर्स हैं उसका जरूर ध्यान दें, क्योंकि इसमें आवाज बहुत कम होती है लेकिन एक्सीडेंट गोली के बराबर का होता है। तो जितने भी पेरेंट्स और आर्चर घर पे शूटिंग कर रहे हैं विद बो एंड एरो, वो अपने सेफ्टी मेजर्स का पूरा ध्यान रखें। आज के हमारे एक्सपर्ट पैनल में है श्रीमती पूर्णिमा महतो, द्रोणाचार्य अवार्डी, रिशपाल सिंह नेशनल कोच और ब्रिजेश साई कोच। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है रिशपाल जी से। अगर रिशपाल जी मेरी बात सुन रहे हो तो। जी बिल्कुल सुन रहे हैं सत्यदेव जी। मेरा पहला क्वेश्चन है, कंपाउंड में रिलीज के समय शरीर पीछे झुक जाता है, उसको कैसे ठीक करें? क्वेश्चन रिपीट करें प्लीज। कंपाउंड शूटिंग में रिलीज करते समय बॉडी पीछे झुक जाता है। पीछे झुक जाता है? नहीं, बॉडी झुकनी नहीं चाहिए आपका, क्योंकि पिवट पॉइंट जो एंकर बैक का प्रेशर है वो स्टेपुला ही मूव करेगा। आपकी बॉडी झुक रही है, इट मींस आप जो बैकबोन है उसको आप फ्लेक्सिबल कर रहे हैं, लूज है, मतलब आपका बॉडी वेट सही नहीं है। तो बेटर है कि आप अपने बॉडी वेट को प्रॉपर दोनों पैरों पे लें और बैक मसल का प्रॉपर यूज करें और होल्डिंग रहे इसमें। सर एक दूसरा क्वेश्चन है एरो से रिलेटेड कि एक्सटेंड एरो और प्रोटूर एरो में क्या डिफरेंस है? जी जी, एक्सटेंड एरो जैसे कि आप एक्सटेंड एरो जो पहले अर्लियर यूज करते हैं, प्रोटूर को हम मैक्सिमम कंपाउंड में यूज करते हैं। क्या होता है कि जो एक्सटेंड एरो पीछे की साइड से हल्का स्लाइटली पतला रहता है, आपने देखा होगा जैसे, और जो प्रोटूर एरो है उसकी जो लेंथ बिल्कुल जो मोटाई है वो बिल्कुल सेम रहेगी। तो कंपाउंड में हम एवरेज मैक्सिमम लोग कंपाउंड को प्रोटूर एरो यूज करते हैं, तो ये उसमें डिफरेंस है। मगर मेरा पूर्णिमा, सॉरी बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए। हाँ, इसमें क्या होता है कि जैसे मैक्सिमम आर्च, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वेट देना चाहता हूँ एग्जांपल के तौर पे, अगर हम एक्सटेंड एरो 500 यूज कर रहे हैं तो प्रोटूर उससे मैचिंग 520 रहेगा। तो जब आप ट्यूनिंग करते हैं तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। अभी मेरा पूर्णिमा मैडम से क्वेश्चन है कि एक आर्चर ने क्वेश्चन किया है कि हमें कुछ और टिप्स दीजिए टूर्नामेंट के दौरान, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट हम अपने फोकस और अटेंशन को कैसे बनाए रखें। हाँ जरूर, थैंक यू क्वेश्चन करने के लिए। और मैं बताना चाहूंगी, जैसे हम लोग टूर्नामेंट में जाते हैं तो हम लोग क्या फोकस करते हैं? रिजल्ट का फोकस करते हैं। तो रिजल्ट का फोकस हमको नहीं करना है। हम अगर जो प्रोसेस करते हैं, जैसे अब आप ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस के टाइम जो प्रोसेस करते हैं, वो प्रोसेस जो हम कैसे कर रहे हैं, सेटअप, लोडिंग, एंकर, वो प्रोसेस आपको याद रखना है। उस प्रोसेस से करेंगे तो आपका रिजल्ट भी इम्प्रूव होगा। और बहुत सारे आर्चर जो होते हैं जो एंकर पे आके सोचते हैं कि मेरा एरो कहाँ जाएगा, तो ये ना सोच के कि मेरा फिनिशिंग ठीक तरह से हो रहा है या नहीं और प्रेशर मेंटेन है क्या नहीं बैक पे, वो ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आप प्रोसेस पे जाएंगे तो आपका रिजल्ट एकदम इम्प्रूव होते जाएगा। जी मैम, एक क्वेश्चन और है कि स्ट्रिंग में कौन कौन सा धागा इस्तेमाल करने से अच्छा रहेगा? स्ट्रिंग में
मतलब जो बोर्निल का आता है आजकल, तो 104 का कुछ एक स्ट्रिंग आया है। तो स्ट्रिंग जो फर्स्ट फ्लाइट होता है, फर्स्ट फ्लाइट ही हमारे लिए बहुत अच्छा है। फर्स्ट फ्लाइट स्ट्रिंग का जो थ्रेड है वही यूज करना चाहिए। अभी मेरा क्वेश्चन है ब्रिजेश जी से कि बैक टेंशन का इस्तेमाल हम कैसे करें और इसको कैसे पता करें। ये क्वेश्चन हमारा कल भी आया था, संजीवा सर ने रिप्लाई दिया था। मैं चाहूंगा कि एक बार आप दोबारा से इसके बारे में बताएं कि बैक टेंशन का इस्तेमाल कैसे करें और इसको कैसे पता करें कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थैंक यू सर। सर मैं इसमें आपको बहुत ही सरल आइडिया दे सकता हूँ। अगर हम आर्चर को 5 मीटर्स में लेके जाएं और हम उनको ब्लाइंड बेल्ट शूटिंग करवाएं कोच के द्वारा, और कोच अगर उनको जब शूटिंग कर रहे हैं, जब वो एंकर करेगा, एम करेगा, और कोच उनको बोले नाउ यू क्लोज योर आईज, और उसको फील करवाए उसके बैक पे, जैसे एरो पे उंगली रखे या बैक पे उंगली रखे, उसको स्कैपुलर को महसूस करवाए, उसके एल्बो से महसूस करवा के उसको इस द्वारा हम बहुत सरलता से उसको समझा सकते हैं कि बैक का कैसे हम मसल्स यूज करते हैं। इसमें जस्ट ऐड करते अच्छा, एक क्वेश्चन और है हमारा, मैं चाहूंगा कि पूर्णिमा मैडम उसका रिप्लाई दें कि एंकर के समय स्ट्रिंग हैंड का रिस्ट बेंड हो जा रहा है, आर्चर उसको कैसे ठीक करे। मुझे लग रहा है पूर्णिमा मैडम कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके, आगे मैम। हाँ रिचपाल जी बताए, सॉरी सत्यदेव जी क्या बोले, क्वेश्चन एक बार बता दीजिए। रिलीज हैंड का एल्बो एंकर में रिस्ट बेंड रहता है। अच्छा, मैं बताना चाहूंगी, एंकर में बेंड रहता है, उसको कैसे ठीक करें। हाँ, जैसे रिलीज हैंड में हम लोग जो अगर एंकर ये से पकड़ते हैं, हमारा रिस्ट ऐसे हो रहा, मतलब आप ध्यान दीजिए कि आपका फिंगर में प्रेशर आ रहा, फिंगर आप पूरी जो ये L2 है हमारा एल्बो पे पूरा प्रेशर नहीं जा रहा, लेते हुए आपको जाना है, क्योंकि एल्बो इसलिए स्टार्टिंग में जब आप सेटअप पे जा रहे हैं तो आपका एल्बो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और फिंगर रिलैक्स। अगर आप फिंगर में पावर देंगे, आप खुद ही करके देखिएगा कि फिंगर में अगर पावर देंगे तो ही हमारा रिस्ट बाहर हो जाता, तो ये ध्यान दीजिए। अब उससे पहले आप रबर ट्यूब में कीजिए, रबर ट्यूब में एकदम सीधा हो जाएगा, उसके बाद कम पाउंडेज से आप ड्रॉ कीजिए, कम पाउंडेज से एकदम बेसिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा और ये जो आपका रिस्ट बाहर आता है, क्योंकि कभी कभी होता है ज्यादा पाउंडेज खींच रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा और आपको रिस्ट बाहर हो जाता है एंकर पे, तो ये ध्यान दीजिए। तो आप पहले सब प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस पे ठीक कर लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आप अपना पाउंडेज पर आइए, तो ऐसे करने से ये प्रॉब्लम एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो जो आप लोग को बता दें, जो पूर्णिमा ने बोला, एक चीज आप लोग ने ध्यान दीजिए, जो हम लोग ये मॉड्यूल लाए हैं ग्रास रूट का, आपको पहले दिन बताया था कि कभी भी बो को इस्तेमाल नहीं करना है। पहले 1 मंथ के लिए आपको सिर्फ ये बेयर हैंड से कीजिए, जो हमने टी स्टैंड बनाया, क्योंकि जब तक आप बेयर हैंड से नहीं करेंगे, आपके जो टी स्टैंड नहीं सीखेंगे, तब तक आप ये गलती करेंगे। ये जो रिस्ट का प्रॉब्लम आता है, ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप तुरंत बो पे चले जाते हैं। आपको हमेशा रबर से ट्रेनिंग करनी चाहिए, जो हल्का होता है। अब हल्के से आप आराम से ड्रॉ करेंगे, देखिए जैसे रिस्ट देख रहे हैं, अगर हम खुद अगर हल्का नहीं बेयर से भी करेंगे तो आप देखिए बिल्कुल रिस्ट बिल्कुल रिलैक्स्ड है। क्योंकि रिलैक्स क्यों है? क्योंकि हमने पावर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बिना बो के हायर पाउंडेज के अगर आप ये गलती करेंगे तो हायर पाउंडेज जब लेंगे, और अगर आप बैक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दोनों सिचुएशन में आपको ये रिस्ट वाला प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आपसे सभी से निवेदन है, ये जो 12 मंथ का जो मॉड्यूल आपको दिखाया जा रहा है, उसमें हम लोग ने टाइम फ्रेम बांधा है। भले हम वो एक दिन का दिखा रहे हैं, लेकिन वो पूरे महीने का है। तो पूरे महीने को बच्चों को आपको पहले बेसिक टी स्टांस, फिर आप लाइए रबर पे, फिर आप ले जाइए उनको 5 मीटर पे, और फिर 10 पे, फिर 15 पे, और वो भी आपको 3 महीने करने के बाद ले जाना है, जो हम लोग बताएंगे। ओवर टू सदेव, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, उसका रिप्लाई मैं दे देता हूं कि कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कि ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और जो पीपीटी प्रेजेंट की जा रही है उनको कैसे मिलेगी। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये पीपीटी और वीडियो दोनों साई की वेबसाइट पे अपलोड की जा रही है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको हमको पूछेंगे तो हम आपको बता सकते हैं। ये फेसबुक पे भी लाइव जा रहा है, आप वहां से भी ले सकते हैं, तो बहुत इजीली रीचेबल है। अभी मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में श्री केबी गुरुंग जी वाइस प्रेसिडेंट आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैं,
मैं चाहूंगा कि वो आए और खिलाड़ी और हमारे जो प्रशिक्षक जो इस काम में लगे हैं उनका उत्साहवर्धन करें। श्री केबी गुरुंग जी। Dr. KB Gurung, can I request you to kindly come on the mic, please? Yes. Can you hear me? Yes, we can hear you, Dr. Gurung. Please go. Okay. Good morning और नमस्कार। मैं डॉक्टर केवी गुरुंग, सेक्रेटरी आरटीआई ऑफ इंडिया। तो अभी होल वर्ल्ड इज फेसिंग एन अनयूजुअल सिचुएशन और उसका ऊपर में नेशनल गुरुंग साहब, आपका थोड़ा वॉइस ब्रेक कर रहा है, काइंडली फिर से बोलेंगे? Gurung साहब, we have lost you. Can you come again? Can you speak again, please? मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क के प्रॉब्लम्स हैं। तो हम लोग आपको बता दें, जैसे सतदेव जी ने बोला था, हम लोग ने ये जो पीपीटीज हैं आपके कोचेस के पास, ये पीपीटीज जा रहे हैं, साई के वेबसाइट पे हैं, ये हमारे एआई से आप ले सकते हैं, आप सब कोचेस से ले सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है जो यूट्यूब पे, वेबसाइट पे, फेसबुक पे है। तो आप लोग को अगर कोई दिक्कत आती है तो आप सतदेव जी को लिखिए, हमें लिखिए, हम लोग आपको उस चीज को कोशिश करेंगे अवेलेबल कराने का। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका धन्यवाद देना चाहूंगा जो आज इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, खासकर हमारे पूरे टीम का, जो हमारे डिफरेंट हमारे सेंटर से जुड़े हैं, जो टॉप सेंटर्स हैं इंडिया के, वो सभी कोचेज आज मिलके ये आपके सामने ये प्रस्तुति ला रहे हैं और आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। कल फिर मिलेंगे, कल फिर जुड़िए 9 बजे। हम लोग आपको अलग चीज के बारे में बताएंगे जिससे कि आपको फायदा होगा और आपकी फंडामेंटल जो स्टेप्स हैं और स्ट्रांग होंगे। मधुकर जी, आप हमारे बीच मौजूद हैं हमारे आर्चरी के जनरल सेक्रेटरी श्री प्रमोद चंदुलकर सर। मैं चाहूंगा कि सभी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए 2 शब्द हैं। श्री प्रमोद चंदुलकर सर। धन्यवाद सत्यदेव जी, धन्यवाद संजीव जी। और एक बेहतरीन प्रोग्राम आप सभी आर्चर के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेके आ रहा है। हर वक्त आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया अपने नए एक्सपर्टीज के साथ आपके सामने आ रहा है। आपको कई सारी अच्छी जानकारी आपके साथ आ रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आज के हमारे छोटे बच्चे, जो ग्रास रूट लेवल के बच्चे हैं, वो कल के हमारे देश के खिलाड़ी है, देश के इंटरनेशनल चैंपियंस हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारे बच्चे हैं, ये आने वाले समय में हमारे देश का तिरंगा इंटरनेशनल लेवल पर जरूर लहराएंगे। और इन्होंने यही सपना देखना चाहिए कि आने वाले कुछ दिनों में 28 ओलंपिक्स या उसके आगे वाले ओलंपिक्स में आप देश का प्रतिनिधित्व करके देश के लिए एक ओलंपिक का स्वर्ण मेडल क्यों नहीं ला सकते। सपने देखना बहुत अच्छी चीज है और वो भी बहुत ऊंचे सपने देखना। देश बहुत तरक्की कर रहा है। भारत देश हमारे लिए स्पोर्ट्स की कई नई सारी सुविधाएं लेकर आ रहा है। कई सारे स्टेडियम्स हमारे लिए बने हुए, कई नई सुविधाएं हमारे साथ है। टेक्नोलॉजी हर रोज बदलते जा रही है, हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो एक्सपर्टीज है, हमारे जो कोचेस है, आज आप जिन कोचेस को देख रहे हो, चाहे रिचपाल हो, पूर्णिमा हो, ये जो कोचेस है बहुत बेहतरीन कोचेस है जिन्होंने देश के लिए कई सारे इंटरनेशनल मेडल्स लाए हैं। सत्यदेव जी जो हमारे ध्यानचंद अवार्डी है, संजीव जी अर्जुन अवार्डी है, द्रोणाचार्य अवार्डी है, ये इतने बड़े स्टार्स जो आज आपके सामने हर छोटी छोटी चीजों को आपके सामने ला रहे हो। आप बहुत नसीब वाले हो, बहुत तकदीर वाले हो जो आज इतने बड़े लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। और सिर्फ जुड़ नहीं है बल्कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट लेकर आपके सामने आ रहे हैं, आपके लिए बता रहे हैं, दिल खोल कर बता रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों ने एक इंटरनेशनल मेडल हमारे देश के लिए लाना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इन चीजों को गौर करें। जो बच्चों के साथ जो पेरेंट्स देख रहे हैं, आप पेरेंट्स को भी मैं गुजारिश करूंगा कि इन सभी चीजों को आप अपने बच्चों को आपकी सरल लैंग्वेज में उन्हें समझाइए, उन्हें वक्त दें, उन्हें मैदानों पर ले जाकर सही तरीका, सही कोचेस के साथ उनको जोड़िए ताकि हम इस देश का भविष्य बहुत आगे ला सकते हैं। मैं
भारतीय तीरंदाजी संघ की ओर से आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आज हमारी जो एक टीम आई है आदरणीय अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में, हमारे पास बहुत सारे प्लान्स है आने वाले ओलंपिक्स के लिए, चाहे हमारे 21 के ओलंपिक हो, चाहे 24 के ओलंपिक हो, चाहे 28 के ओलंपिक्स हो। हमारे पास हम एक बड़े लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं और ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चाहे उसमें आर्चर्स का ट्रेनिंग हो, चाहे उनमें कोचेस का ट्रेनिंग हो, चाहे हम नई नई स्पर्धाओं का आयोजन हो, चाहे हम बड़े पैमाने पे किसी टूर्नामेंट्स हो, मतलब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो, चाहे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हो, इन चीजों का काफी अच्छी तरह से और वेल प्लान कर हम आपके सामने आ रहे हैं और आने वाले दिनों में आपके लिए आर्चरी का भविष्य बहुत बेहतरीन होगा। और फिर मैं एक दोहराता हूं कि आर्चरी हमें क्रिकेट की तरह इस हिंदुस्तान में पॉपुलर करना है ताकि हम इस दुनिया पे राज कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम। आपके विचारों से हमारा जोश खिलाड़ियों का, प्रशिक्षकों का बहुत बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच। अभी हमारे बीच हैं डायरेक्टर मैडम श्रीमती ललिता शर्मा जी। मैं चाहूंगा कि वे हमारा और प्रशिक्षकों का, खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करें। सबसे पहले तो मैं आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है, जिसके प्रमोद चंदुलकर जी जो सेक्रेटरी जनरल हैं, संजीवा जी हैं, हमारे सत्यदेव जी हैं और इनके साथ जुड़ी हुई जो इनका एक्सपर्ट पैनल है, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा जो है वो सब कर रहे हैं। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में, बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत ही सिंपल वे में ये प्रोग्राम तैयार किया गया है और सब लोगों को ये अच्छे से समझ आ रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ आपकी आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की टीम को। और मेरा पूरा विश्वास है कि जिस है ये दिन दूर नहीं कि नेक्स्ट ओलंपिक्स में, क्योंकि आज से ही हम अगर 8 साल के बच्चे को अच्छे से खाना सिखा देंगे, अच्छे से उसकी मेंटल ट्रेनिंग करा देंगे, अच्छे से उसको टेक्निक सिखा देंगे, तो डेफिनेटली जिस चीज की पहले कमी थी वो कमी पूरी हो रही है। और आने वाले ओलंपिक्स में मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में हमारे ओलंपिक्स में मेडल आएंगे और ये देश का भविष्य, ये दिस कंट्री इज गोइंग टू बी द सपोर्टिंग पार्ट। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को बहुत बहुत मुबारक देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 9 बजे। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम। मेरा सभी से अनुरोध है कि कल सुबह फिर हम मिलेंगे ठीक 9 बजे नए टॉपिक, नए एक्सपर्ट पैनल के साथ। सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। जितने भी साई कोचेस हैं वो थोड़ी देर के लिए बने रहेंगे। जितने भी साई कोचेस हैं मेरी बात को सुन रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए बने रहेंगे।